एवरीवन, दिस इज तनु ट्रिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक। मेजरमेंट किसका करेंगे, डाटा का करेंगे, स्केलिंग किसका करेंगे, ये मेजरमेंट के बाद आता है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइप हमारा पहले मेजर किया जाता है, बाद में हम उसको स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्केलिंग का रिप्रेजेंट करना सिंपल सा है, डिफरेंट पर्सन्स ने डिफरेंट तरीके से बोला गया है कि स्केलिंग इस तरीके से करनी है, स्केलिंग इस तरीके से। मेनली क्या होता है कि हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्केल के ऊपर। सबसे पहले हम मेजरमेंट का मतलब समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम रिसर्च का मतलब समझा था, उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने डाटा को कलेक्ट किया था। ठीक है, डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया था। देन उसके बाद हमने सैम्पलिंग का डिस्कस किया था। देन फाइनली आज हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना इस बात को कि आपको एक काम दिया गया है। ठीक है, काम क्या दिया गया है कि आपको ये मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि आपको ना एक दिन के अंदर ना कम से कम 3 से 4 चैप्टर आपको करने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए क्या रख दिया, टारगेट रख दिया है कि टारगेट क्या है आपका कि आपको डेली बेसिस पे 3 चैप्टर्स क्या करने पड़ेंगे। जैसे ये काम ना मेरे को मिला हुआ है कि आपको 3 चैप्टर्स डेली बेसिस पे करवाने हैं। मैं क्या ओके सर हो जाएगा। अगर मैं ये काम एक दिन के अंदर मैं 3 चैप्टर्स कर पा रही हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बेस है, जिसके को मानकर मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं 2 चैप्टर करूँ, ये भी हो सकता है कि मैं पूरे 3 करूँ, ये भी हो सकता है किसी दिन 5 भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मेरी परफॉर्मेंस है, मेरी परफॉर्मेंस को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। कि मेरी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके साथ मैंने क्या किया, कंपेयर किया। और मैंने क्या किया अपने काम को परफॉर्मेंस दी है, और परफॉर्मेंस को मैंने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया, उसे बोला जाता है मेजरमेंट किया। अच्छा, जब मैं इस मेजरमेंट को मैं एक स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगी कि ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट था कि मैंने 3 चैप्टर करने हैं। अगर मैं इससे कम करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है, मेरा जो ऑनर है, वो डिसएग्री होगा मुझसे, है ना, सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर मैंने क्या किया, 5 चैप्टर्स को मैंने कवर किया तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। जब मैं इन चीज़ों को मैं स्केल पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन चीज़ों को डाटा को मैं ईजी फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसे हम कहेंगे स्केलिंग टेक्निक। राइट, तो इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्केलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स क्या। सो मेजरमेंट का मतलब आगे समझ में, मेजरमेंट क्या होता है कि मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स हमारे वैसे इसका एग्जैक्ट मतलब होता है गुण, मीन्स की जो भी किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, या जिसके बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स और मैट्रिक्स के थ्रू। राइट, जैसे कि बिजनेस के अंदर हम परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं, टारगेट को प्रोग्रेस देखा जाता है कि हमने प्रोग्रेस हमारी ट्रैक पे चल रही है, नहीं चल रही है, या फिर इधर उधर भटक रही है ना। हम देखते हैं कि जो हमारा डिसीजन हमने लिया है कस्टमर की बाइंग बिहेवियर के ऊपर कि हाँ कस्टमर इस बार हमारा इतना सामान खरीदेगा, तो ये चीज़ें मेजरमेंट होती है। मीन्स कि जब जो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, कितना अचीव किया, कैसे अचीव किया, उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर किया जाता है हमारे विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड। जो भी गैप नजर आएगा उसको क्या करने वाले हैं, मिनिमाइज करने वाले हैं नेक्स्ट टर्म के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस के अंदर है कि सेल रिवेन्यू को हमने सेट किया कि अब की बार हमें इतना हिट करना है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को हमने सेट किया कि अब की बार मेरे को एम्प्लॉय की जो वर्क एफिशिएंसी है ना एनहांस करनी है, अब की बार उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती ना, अब की बार उसको एआई का सिखा दो, अब उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता उसको कंप्यूटर सिखा दो, उसको मशीन चलाने नहीं आ रही उसको मशीन सिखा दो। तो मतलब कि उसको सिखाया जा रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको मेजर किया जा रहा है कि पहले क्या थी और अब क्या है। ठीक है, मार्केट शेयर की जैसे बात की जा रही है कि टोटल जो आपकी सेल है मार्केट के अंदर वो कितना हो रहा है, आपकी जो बिजनेस है किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। राइट, स्केलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी वेरिएबल्स को डिफरेंट जो डाटाज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे एक वैल्यू को असाइन किया जा रहा है कि हाँ ये इतना पॉइंट है, इससे ये पॉइंट है, ये पॉइंट। जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि आपको अगर इस क्लास को रेट देनी है, ठीक है, आपको इस क्लास को क्या करना है, पॉइंट्स देने हैं कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी। 1 मतलब बकवास, ठीक है, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। 2 ठीक ठाक थी। 3 बहुत मतलब एवरेज थी। ठीक है, 4 एवरेज से बहुत ज़्यादा थी। 5 बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुपर थी। तो आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, 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 ये भी दे सकते हैं। जब आप क्या करते हैं, ये मेरे लिए एक स्केल है, ठीक है, यहाँ पर मेरा एवरेज पॉइंट अगर 3 से कम आ रही है तो ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये इससे ज़्यादा है तो मेरी परफॉर्मेंस को मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ तो वो मुझे करना पड़ेगा।
राइट। तो मैंने क्या किया, असाइन किया है वैल्यू को, पॉइंट्स को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है इन वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स होते हैं कि जो भी चीज़ें जिसके फ़र्क से हम लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, वेरिएबल्स हमने 3 तरह के पढ़े थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक अदर वेरिएबल्स होती है, राइट। याद है सभी को, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल के केसेस में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो सर्वे किया जाता है कि आप ए पे वेरी डिससेटिस्फाइड होते हैं, 5 पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि आपको क्वांटिटेटिव डाटा देते हैं, राइट, कि आपने काम पूरा किया या नहीं किया, आपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए या फिर आपने 2 किए, 5 किए, 3 किए, ये क्वांटिटेटिव डाटा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ जितना मेरे को बोला गया था वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर मैं 5 करूँ तो मीन्स की ग्रोथ बहुत जल्दी ज़्यादा होने वाली है, अगर मैं 2 करूँ तो ग्रोथ लेट होने वाली है, राइट। स्केलिंग का मतलब क्या है कि उस जो आपने डाटा प्रोवाइड किया है ना उसको एनालिसिस करना, राइट। जो क्वांटिटेटिव डाटा था उसको क्वालिटेटिव में कन्वर्ट करना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या चैप्टर शॉर्ट था, क्या चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था जिसके कारण आपके 2 हुए, या फिर आपको आता था, या फिर कुछ भी हो सकता है कि अदर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपको फुल टाइम दिया गया, आप किसी और काम में अपना टाइम नहीं आपने यूज़ किया, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, ये सभी चीज़ें होती है। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, इन डेप्थ में जाके उन चीज़ों की एनालिसिस करते हो कि हाँ जी ऐसा हुआ तो क्या हुआ, एनालिसिस करने के बाद आप उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। इंपॉर्टेंस क्या होती है यहाँ पर, क्या किया जाता है मेजरमेंट के अंदर, आप एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है। अब मैंने कहा कि जैसे मेरा जैसे टारगेट होता है कि डेली बेसिस पर डिफरेंट क्लासेस के 3 चैप्टर्स को मुझे अपलोड करना होता है, ठीक है। अगर मैं 3 कर पाती हूँ तो मेरी क्या है, मेरी क्या एक स्ट्रेंथ है, राइट। मैं अपने आप में और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ, आज 3 बनाए हैं तो कल 4 भी हो सकते हैं, 4 बनाए तो कल 5 भी हो सकते हैं नहीं हो सकते, और डिपेंड करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी वीकनेस कितनी है, आप किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे जब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कराती हूँ तो वहाँ पे एक दिन में 3 नहीं हो पाते, एक दिन में 1.5 हो पाते हैं, कभी कभी एक दिन में 2 हो पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करवाना पड़ता है, थ्योरी भी करवानी पड़ती है, और इवन उनको कंसेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये देखो थ्योरी का, अब आपको पता है कि हमने ये तीनों चैप्टर हमने एक दिन में कवर किए थे। आई होप जिसने लेक्चर देखा होगा आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल पर जब विजिट करेंगे तो आपको MCQ03 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हमने MCQ07 हो गया, MCQ06 हो गया, MCQ01 हो गया, इन सब के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो हमने आप देख पाएंगे कि ये तीनों चैप्टर हमने एक ही दिन में कवर किए थे, ठीक है। सो आज हमारा सेकेंड डे है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मैं एक दिन में 3 वीडियोस, और सिंपल सी बात है मैं अपलोड कर सकती हूँ, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव स्केलिंग के बारे में। इफेक्टिव स्केलिंग का मतलब क्या है कि मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ जैसे मेरे को क्या दिया जा रहा था, बच्चों ने बोला कि मैम इनकम टैक्स की वीडियो बनाओ, हमने वो भी सिलेबस करवा दिया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, देखो ये मत कहना कि मैम आप अपने चैनल के रिगार्डिंग बता रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ जैसे जैसे और कस्टमर्स की डिमांड आई, जैसे जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि मैम इनकम टैक्स, GST, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इन MCQ01, MCQ06 ये सभी की वीडियो चाहिए, तो हमने वन बाय वन इन सभी को क्या किया, अपलोड किया। बट क्या मैंने एक बच्चे के रिकमेंडेशन से अपलोड किया? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की रिकमेंडेशन आई, देन मैंने क्या किया है, अपलोड किया। तो कहने का मतलब मेरे को मेरे कस्टमर की परसेप्शन, मेरे को मेरे कस्टमर की प्रेफरेंस, टेस्ट, डिमांड को बेस मानकर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को देना पड़ता है, राइट। तो इसी तरीके से कंपनीज भी होती है, जब भी अगर आप सोच रहे हो ना कि कंपनी के अंदर कोई भी सामान आता है वो ऐसे ही आ जाता है, नहीं, कस्टमर उस चीज़ की पर्टिकुलर डिमांड करते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो कोई नॉर्मल गुड्स की डिमांड करता है, कोई इंफीरियर गुड्स की डिमांड करता है, तो कोई आपके गिफ्ट एंड गुड्स की डिमांड करता है। तो ये डिफरेंट गुड्स है जो इनके ऊपर डिमांड कस्टमर करता है, उस डिमांड को एनालिसिस किया जाता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होती है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है कि लेवल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्केल। सिंपल सा है, इसके आपके बेटे 4 लेवल है। देखो मेजरमेंट ऑफ द स्केल का मतलब क्या था कि आपने जो डाटा था उसको कलेक्ट कर लिया और उसको मेजर किया, उसको स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने के बच्चे तरीके आपके पास 4 हैं। नॉमिनल स्केल है, ठीक है, बहुत इजी एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको चारों के चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। फिर आ जाता है ऑर्डर स्केलिंग, देन उसके बाद आता है आपके पास इंटरवल, देन उसके बाद आ जाता है आपके पास रैंकिंग।
ठीक है। अब ये स्केल 1 बाय 1 आए थे, ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं आए थे कि हाँ चारों के चारों एक साथ आ गए थे। इसमें कुछ कमी निकली तो ये आ गया है भाई, इसमें कुछ कमी निकली तो इंटरवल आ गया है, इंटरवल में कुछ कमी निकली तो हमारे पास रैंकिंग आ गया। अभी रैंकिंग पूरा अभी फिलहाल तक फुल फ्लैज है, कोई कमी नहीं है हमें इसमें। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि आपके पास जो पूरा कंप्लीट डाटा है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, नंबर के बेसिस पे, ठीक है, बेस किसका लिया है, यहाँ पर नंबर को लिया है, और नंबर के बेसिस पे पूरे डाटा को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं। पूरे डाटा को क्लासीफाइड का मतलब कि पूरे डाटा को बांट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, उन 30 स्टूडेंट्स को मुझे क्लासीफाइड करना है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट रोल नंबर हो गया, सेकंड रोल नंबर हो गया, थर्ड रोल नंबर हो गया, फोर्थ रोल नंबर हो गया, फिफ्थ रोल नंबर हो गया, ठीक है। और अब मैं जब भी आपको, आप भी जब बचपन में मतलब कि जब क्लास के अंदर, इवन आप ग्रेजुएशन के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो रोल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने कहा कि मान लीजिए आप जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी का रोल नंबर क्या है, 3 रोल नंबर है। तो मैंने जैसे ही मैं अटेंडेंस लेने गई तो मैंने कहा रोल नंबर 3, सो आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 जिसका भी रोल नंबर है वो प्रेजेंट कहेगा, है ना। तो रोल नंबर्स क्या कर रहे हैं, नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ सामने जो नाम लिखा हुआ है ना, उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जर्सी नंबर होते हैं, क्रिकेट की जर्सी नंबर 7 किसका है, सबके दिमाग में आया, धोनी जी है। 18 क्या है, विराट कोहली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 18 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विराट कोहली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, नंबर के बेसिस पे डाटा को क्लासिफाइड किया है, उस डाटा के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर के बेसिस पे पर्सन्स को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, अपने डाटा को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया। मीन्स कि ये नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछते हैं ना कि आपका जेंडर क्या है, मेल पे ए क्लिक करना है, बी पे फीमेल क्लिक करना है। तो ए का मतलब क्या है, मेल है, और बी का मतलब क्या है, फीमेल है, राइट। सो ए बी क्या है, एक नंबर है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आगे आने वाले डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको कोई आपको ड्रिंक के अंदर ले लीजिए कि आपके पास कोका कोला है, ठीक है, पेप्सी है, ठीक है, और थम्स अप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 ब्रांड है। मैंने इनको क्या किया, कौन सी मैम, जैसे आपको पता है अब जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक मैनुअल दिया जाता है, ठीक है, मेन्यू जिसे हम कहते हैं। उस मेन्यू के अंदर क्या होता है कि आप चॉइस करते हैं कि आपको क्या खाना है, आपको फास्ट फूड में क्या लेना है, आपको कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या लेना है। उसमें क्या होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में वही सबसे ज़्यादा सेल होती है, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बस नंबर क्या कर रहे हैं, आपके डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे सामने, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आया कि पूरे डाटा को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, ठीक है। उसके क्या कहेंगे, नॉमिनल कहेंगे। मीन्स कि आपका जो नॉमिनल है नंबर, देखो यहाँ पे 9 है, नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर के बेसिस पे आप किसी नेक्स्ट पॉइंट को क्लासिफाइड कर रहे हैं, नेम को क्लासिफाइड कर रहे हैं, किसी आइटम को क्लासिफाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। आया समझ में। मैम इसमें कमी क्या थी बच्चे, इसके अंदर कमी ये थी कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं था, कोई भी ऑर्डर के साथ लॉजिक नहीं था कि हाँ ये नंबर दे रहे हैं तो रीज़न क्या है हम नंबर दे रहे हैं। क्या नंबर 7 देने से धोनी जी की परफॉर्मेंस क्या है, 7वें नंबर पे है? अरे नहीं भाई, वो तो मेन प्लेयर है। विराट कोहली को देख लीजिए, वो भी मेन प्लेयर है। तो क्या उसका मतलब ये है कि 18 नंबर देने से उसकी परफॉर्मेंस 18वें नंबर पे आ रही है? क्या 7 नंबर देने से उसकी परफॉर्मेंस 7 नंबर पे आ रही है? ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, ये कमी यही नजर आई कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिकली ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लॉजिकली नंबर नहीं दे रहे हैं डाटा इसको, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि क्लास के अंदर 30 बच्चे, 1 से लेकर 30 बच्चों तक हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 बच्चों तक हम क्या करेंगे, रोल नंबर देंगे। अब जिसका 30 रोल नंबर है, क्या पता भाई वो सबसे ज्यादा टॉपर हो क्लास के अंदर, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ना, वो प्रॉपरली लॉजिकल नहीं है। इस लॉजिकल के ना होने के कारण क्या हुआ था, ऑर्डर जो ये जो नया कंसेप्ट आया है ऑर्डर स्केलिंग का, वो आपको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि जो भी नंबर आप देने वाले हैं वो नंबर क्या होगा, आपके लॉजिक के साथ होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई भी मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब देखो टीम, अब ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था पीछे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, ऑब्वियस है कि जिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने
जिन जिन पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया, और जो भी फर्स्ट आया उसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया, सेकंड आया सेकंड नंबर पे रखा गया, थर्ड आया थर्ड नंबर पे रखा गया। मान लीजिए किसी की रेसिंग के अंदर किसी ने रेस को कंप्लीट किया है 50 सेकंड्स में, कंप्लीट रेस किया है 50 सेकंड में। सेकंड कैंडिडेट है जिसकी सेकंड पोजीशन आई है, फर्स्ट कैंडिडेट की फर्स्ट पोजीशन आई जिसने 50 सेकंड के अंदर अपनी रेस कंप्लीट कर ली है। सेकंड कैंडिडेट है जिसने क्या किया है 51 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट किया है। जो थर्ड पर्सन है उसने क्या किया है 55 सेकंड में अपनी रेस को कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जिसने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया उनको रैंक दिया है कि पहले रैंक पे ये है, दूसरे रैंक पे ये है, तीसरे सॉरी रैंक नहीं कहूँगी, ऑर्डर दिया गया, रैंक अलग है। ठीक है, ऑर्डर दिया गया। ओके, सो आपने कुछ इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म भी देखे होंगे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, राइट। इसी तरीके क्लास में होता है कि 30 स्टूडेंट्स में से जिन भी बच्चों का क्या आता है रिजल्ट आता है, हम क्या कहते हैं कि पहले बच्चे का कितने नंबर आए थे मैम 80 नहीं लेते, परसेंटेज में नहीं लेते, नंबर में लेते हैं कि मैम 469 नंबर आए हैं, नेक्स्ट के 465 नंबर आए हैं और नेक्स्ट के 440 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर देखो इन नंबर के बीच में क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है ना, नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, पहले तो नंबर दिए, उस नंबर के बेसिस पे उनको ऑर्डर लगा दिया कि सबसे ज़्यादा नंबर इसके हैं, फिर उसके हैं, फिर इसके हैं। उसके बेसिस पे मैंने उनको सामने ऑर्डर दे दिया है कि ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2 में इसकी फर्स्ट पोजीशन इसकी, सेकंड पोजीशन इसकी, थर्ड पोजीशन इसकी। ठीक है, ये होता है ऑर्डर स्केलिंग में। इसकी पूरे डाटा को आपने क्या किया है ऑर्डर के बेसिस पे दिया है, ऑर्डर नंबर मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इसके अंदर और एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मुझे तो पेप्सी पसंद है, तो आप पहला नंबर क्या दोगे, पेप्सी को दोगे। आप अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रेफरेंस देनी है कोका कोला, सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर मेरे पास क्या है, कोका कोला है। थम्स अप मेरे पास क्या है, थर्ड नंबर पे, और मरिंडा जो होती है, माजा होती है, ये सारी बाद में आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी जो डाटा को, अपने टेस्ट को क्या दिया, एक ऑर्डर दिया कि अगर मेरे पास चॉइस हुई ना तो सबसे पहले मैं पेप्सी को यूज करना चाहूँगी। राइट, अच्छा मैम अब इसमें क्या दिक्कत हुई बच्चे, इसमें ये दिक्कत हुई, दिक्कत क्या हुई इसके अंदर कि यहाँ पर जो गैप नज़र आ रहा है ना, क्या नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है, वो गैप बिल्कुल भी सेम नहीं है। राइट, अब यहाँ पे देखो कि 4 नंबर की वजह से इस बच्चे की पोजीशन फर्स्ट आई और 4 नंबर के कम होने की वजह से इस सेकंड बच्चे की पोजीशन क्या आई है, सेकंड बच्चे की क्या आई है, पोजीशन सेकंड आई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में क्या है कि आपको कितना नजर आ रहा है कि 25 के गैप के होने के कारण उसकी पोजीशन थर्ड आई है। मींस कि यहाँ पे जो नंबर्स के बीच में जो गैप है ना, वो गैप क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, इस गैप को सेम करने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट आया इंटरवल स्केल। अब यहाँ पर देखो जिस भी कैंडिडेट की 50 सेकंड के ऊपर फर्स्ट पोजीशन आई है, तो वही नेक्स्ट कैंडिडेट क्या है 1 मिली सेकेंड्स के कारण वो सेकंड पोजीशन पे है, और नेक्स्ट क्या है 4 सेकंड के लेट के कारण है। तो यहाँ पे सेकंड्स भी क्या है, इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे ऑर्डर तो दिया, इट्स ओके, क्लासिफाइड किया उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बट वहाँ पे इंटरवल में जो परफॉर्मेंस में जो गैप है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल ना होने के कारण हमें ये नहीं पता चलेगा कि हाँ कि ऑब्वियस है। अब देखो 4 नंबर की वजह से इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये नालायक बच्चा है ना, ये तो नहीं कह सकते भाई पोजीशन होल्ड की है ना, 4 ही नंबर तो कम थे, कुछ अदर रीजन हो सकते हैं इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे जो इंटरवल के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट को कि डाटा को क्लासिफाइड करेंगे। इंटरवल दैट मीन्स जिनके बीच में जो गैप होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये इंटरवल 0 से लेकर 10 से स्टार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 से 20 से भी बहुत बारे आपने देखा होगा स्टार्ट होते हैं, 20 से 30 से भी स्टार्ट होता है। मीन्स कि यहाँ पर जो इंटरवल में जो भी गैप होगा ना बेटे, वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, पूरे डाटा को हम यहाँ पर क्लासिफाई करने वाले हैं। क्लियर है मैम। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बच्चे जैसे कि मैं आपको दूं तो क्या होगा, जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर्स की डेट्स होती हैं कि आज क्या है, आज क्या है 15 तारीख है, तो ऑब्वियस सी बात है कल क्या होगी 16 तारीख होगी, उससे अगले दिन क्या होगी 17 तारीख, उससे पहले दिन क्या थी 14 तारीख थी। इनके बीच में कितना गैप है, 1 दिन का गैप है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनके घंटों की अगर बात करूँ तो इनके बीच में घंटे कितने हैं 24 आवर्स है, इनके बीच में 24 आवर्स है, तो गैप क्या है आपके पास सेम है। अगर मैंने कहा कि इनको मैंने ग्रेड दिया, इन बच्चों को क्या दिया है, ग्रेड दिया है, तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो यहाँ पर जो गैप है वो भी क्या है, 1-1 का है। तो इंटरवल के अंदर मेन फोकस किया गया है कि आपके जो सिस्टम के अंदर आपके जो डाटा को क्लासिफाइड के अंदर ना कि आपका गैप क्या होना चाहिए, बिल्कुल इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा मैम इसमें अब क्या दिक्कत आई,
अब ये तो बिल्कुल अच्छा चल रहा था बेटे। इसमें ये दिक्कत आई कि यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होने वाला है। आपकी जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये बोला जाता है एक्सट्रीम पॉइंट, मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट को और आपके एंड पॉइंट को ये नहीं पता कि आप कहाँ से शुरू करने वाले हैं, कहाँ पे खत्म करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। और यहाँ पर इसका मेन दूसरा डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए रैंकिंग स्केल आया। रैंकिंग स्केल में पता है क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जितनी कमियां पीछे से थी उसको कंप्लीट किया और जितनी फीचर्स पीछे से थी वो सभी इसके साथ साथ ऐड है। ध्यान रखना इस बात का। नॉमिनल स्केल में रैंकिंग क्लास को डाटा को क्लासिफाइड किया, तो ऑर्डर में क्या किया है, डाटा को क्लासिफाइड भी किया है, ठीक है, डाटा को क्लासिफाइड भी किया है, प्लस में ऑर्डर भी दिया है, ठीक है। इंटरवल में क्या किया है, डाटा को क्लासिफाइड भी किया है, ठीक है, ऑर्डर भी दिया है, बट विद इंटरवल के साथ दिया है, मीन्स कि विद गैप के साथ दिया है, इक्वल गैप है। रैंकिंग में तीनों चीजें तो होंगी और होंगी, साथ ही साथ जीरो की भी वैल्यू क्या है यहाँ पर होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि छोटे बच्चे की जब हम ड्रेस लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जीरो साइज देना, तो उसका मतलब क्या है, बिल्कुल छोटा बेबी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जीरो ड्रेस हो गई, जीरो आपके शूज हो गए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है जीरो आपकी इनकम भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जीरो का कोई मतलब नहीं था। जीरो इनकम का मतलब ये होता है कि आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो आपकी इनकम क्या होगी, जीरो ही होगी। टेम्परेचर हो गया कि टेम्परेचर आपका क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, जीरो से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जीरो की वैल्यू है, समझ पा रहे हो कि इनकम दैट मीन्स कोई इनकम नहीं है। ड्रेसेस का मतलब कि यहाँ पर क्या है, छोटे बच्चे की ड्रेस बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर रैंक दिया गया है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे बढ़ेंगे, ये आई होप ये जो चार्ट है अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो नॉमिनल में क्या आते हैं कि यहाँ पर जेंडर के बेसिस पे, सब्जेक्ट के बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे, नेम के बेसिस पे नंबर दिए जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के अंदर ये हो सकता है कि आपको साइंस साइड चुननी है तो फर्स्ट नंबर, सेकंड है कॉमर्स के लिए, थर्ड है आपकी ह्यूमैनिटी के लिए जो कि हम आर्ट भी कहते हैं, राइट। समझ पा रहे हैं। डिपार्टमेंट है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में आपको अपनी पोस्ट को फिल करना है। आपने देखा होगा कि जब आप सरकारी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि 1 नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 नंबर पे GRF है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आती हैं, आती है नहीं आती। तो इसी तरीके से फिर उसको हमने क्या दिया, नेम भी दिया, साथ में ऑर्डर भी दिया है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनल स्केल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेम भी दिया, ऑर्डर भी दिया और इक्वल इंटरवल भी दिया, किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आप इंटरवल स्केल कहेंगे। रेशो के अंदर क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा रेशो स्केल होती है, मैंने यहाँ पे रैंकिंग की जगह यहाँ रैंकिंग लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, या दिस इज अ रेशो, राइट। समझ में आ रहा है, दिस इज अ नॉट ए रैंकिंग, सॉरी फॉर दैट, ओके। चलो यहाँ पे क्या है, रेशो भी दिया। रेशो के अंदर क्या होता है कि जहां पर आपके पास क्या है, नेम होता है, हाइट होती है, ठीक है, ऑर्डर होता है, इक्वल इंटरवल वही होता है और साथ में ट्रू जीरो की वैल्यू भी होती है। क्लियर है। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 4 लेवल्स पे आपको डिफाइन किए गए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो की फीचर्स है इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना है कि जहाँ पर डाटा को क्लासिफाइड किया गया है इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप के अंदर विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर और द रैंकिंग, बिना किसी ऑर्डर और बिना किसी रैंकिंग के हमने क्या किया, इस पूरे पर्टिकुलर डाटा को क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर एंड रैंकिंग दी। जैसे यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला है कि क्लास बच्चों की परफॉर्मेंस है, ठीक है। टीम जो नेम है यहाँ पर लिखने हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किसी के 97 आए, किसी के 90 आए, किसी के 89 आए, ठीक है, 85 आए, तो बट इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल नहीं है। दैट्स द रीजन इसके बीच में जो डीमेरिट्स बन जाती है। इस डीमेरिट्स को कंप्लीट किया इंटरवल लेवल ने, बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं थी जीरो की, ठीक है। अच्छा, उस ट्रू वैल्यू को किसने रिप्रेजेंट किया, किसने करेक्टली एक्सप्लेन किया, रेशियो लेवल। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ओके जी। इनको और अच्छे से क्लासिफाइड किया है समरी में एज अ टेबल के फॉर्म में कि नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड द इंटरवल एंड रेशियो के बीच में कैसे आपने याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपने जो डाटा को स्केलिंग किया है वो स्केलिंग करने के क्या थे आपके पास तरीके थे कि हाँ स्केलिंग करने के लेवल्स थे कि हाँ इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग करते हैं इससे। हमने 4 पॉइंट किए, क्या था, नॉमिनल था आपके पास, फिर आया है ऑर्डर या फिर रैंकिंग, देन उसके बाद इंटरवल, देन उसके बाद रेशो, ठीक है। अब यहाँ पर स्केलिंग करने के ना 2 टाइप्स है कि आप स्केलिंग कैसे कर रहे हैं।
या कंपेयर करके कर रहे हैं या फिर नॉन कंपेयर करके कर रहे हैं। कंपेयर करके करने का मतलब कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं आप कंपेयर कर रही हैं कि हाँ ये गुड्स ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। अगर मैंने कहा कोका कोला और पेप्सी है तो कोका कोला और पेप्सी को आपस में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, उसे बोलेंगे कंपैरेटिव स्केल कहेंगे। जहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा रहा तो उसे बोलेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केल कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके टाइप्स आ जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव के ऊपर ही आए थे। क्या कहता है ये क्वेश्चंस देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहली बात तो स्केलिंग के टाइप्स हमने देख लिए, वो हमारा हो चुका है क्वेश्चन। मेजरमेंट का मतलब हो गया वेरियस टाइप ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्केल, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निक्स आ रही हैं। ठीक है, और इनके क्या है जो अभी हम करने वाले हैं, लिंकर्ड स्केल इसके अंदर आता है, कंपैरेटिव आता है, कंपैरेटिव, ये चारों के चारों क्वेश्चंस अब इसको पूरे कंसेप्ट में समझ में आ जाएंगे जो भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, सो फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर कंपैरेटिव में बेटे 3 पॉइंट है। पहला क्या है, पेड है, फिर उसके बाद रैंक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट सम है, एक और आता है आईओ क्यू शॉर्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन कंपैरेटिव में कि एक तो कंटिन्यूस स्केलिंग होती है, एक क्या होती है आइटम वाइज स्केलिंग होती है। ठीक है, कंटिन्यूस स्केलिंग मीन्स कि कंटिन्यूस हम करते रहेंगे, और एक होता है आइटम के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनके अंदर जो थ्योरी दी गई है, लिंकर्ड ने दी है, डिफरेंशियल दी है, स्टैपल ने दी है, वो हम सभी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्केलिंग के बारे में जान लेते हैं। कंपैरेटिव स्केल होता क्या है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं एक ओपिनियन को अगेंस्ट द अदर, एक को हम दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द 2 और मोर आइटम्स, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, पेयर्ड ग्रुप होता है ना, कहते हैं कि ये इसका पेयर बन गई, ये इसका पेयर बन गई, ये इसका पेयर बन गया। मीन्स कि यहाँ पर क्या किया जाता है, मेरे पास मान लीजिए नंबर ऑफ क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को मैंने क्या किया, लिख दिया है कि मेरे पास कोका कोला है, पेप्सी है, स्प्राइट है, लिम्का है। ठीक है, अब किसी ने ये कहा कि मुझे कोका कोला पसंद है, किसी ने कहा मुझे पेप्सी पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, कोका कोला को यहाँ पर सबसे कंपेयर करूँगी। फर्स्ट वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है, फोर्थ वेरिएबल है। ठीक है, मैंने क्या किया, कोका कोला को पेप्सी से भी कंपेयर किया, कोका कोला को मैंने स्प्राइट से भी कंपेयर किया, कोका कोला को मैंने लिम्का से भी कंपेयर किया। इसी तरीके से मैंने पेप्सी को इन तीनों से कंपेयर किया, कोका कोला से भी, स्प्राइट से भी, लिम्का से भी। अगर किसी ने कहा कि मुझे स्प्राइट पसंद है तो स्प्राइट को भी क्या करेंगे, मीन्स कि आपस में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनली रिजल्ट निकाल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कस्टमर कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे पेड कंपैरिजन में यूजफुल होते हैं जब आपके पास ब्रांड क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 1000 ब्रांड है, उनको कंपेयर करना है तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब मेरे पास है ही 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट्स की ये कहते हैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि उसके पेयर्स देखा जाता है कि ये इसके साथ ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। राइट, समझ पा रहे हैं। तो एक के साथ हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं, एक के पास मैक्स टू मैक्स 3 कंपेयर बन सकते हैं कि कोका कोला को हमने पेप्सी से, स्प्राइट से, लिम्का से। इसी तरीके से पेप्सी को मैंने क्या किया है, कोका कोला से, स्प्राइट से, लिम्का से। इसी तरीके से स्प्राइट को कंपेयर कर सकते हैं कोका कोला से, पेप्सी से और लिम्का से। इसी तरीके से लिम्का को कंपेयर कर सकते हैं कोका कोला से, पेप्सी से और स्प्राइट से। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 12 कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, हम इजीली इसको कर सकते हैं। बट जहाँ पर अगर मैंने कहा कि 10 भी हुए या फिर मैं 1000 कहूँ या मैं 100 कहूँ, तो वहाँ पे कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देन उसके बाद आता है रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जहां पर आइटम्स को आप क्या कर रहे हो, रैंक दे रहे हो। कि मैंने कहा कि आपके पास जो 4 आइटम्स है ना, उसमें से सबसे ज्यादा आप किसको यूज करना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैं तो भाई कोका कोला को यूज करना चाहूंगी, तो मैंने क्या कहा, मैंने रैंक नंबर 1 दे दिया। मैंने कहा कि उसके बाद मैं लिम्का को यूज करना चाहूंगी, मैंने रैंक नंबर 2 दिया। मैंने कहा उसके बाद मैं पेप्सी को यूज करना चाहूंगी, मैंने इसको रैंक 3 दिया, इसको 4 दिया। ठीक है, तो रैंक होता है कि आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे, कि मींस कि आपका टेस्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैं आप मोस्ट ऑफ बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपका टाइम फ्री होता है तो आप कहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। सो किसी का गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को गेम के अंदर इंटरेस्ट है, तो अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे उसको रैंक देगा कि पहले मैं इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूँगा, अब मैं इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूँगा, मैं इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूँगा। तो रैंकिंग के अंदर और कुछ नहीं होता, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑर्डर दिया जाता है आइटम को अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे, अपनी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। राइट, प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइटम्स को ऑर्डर दिया जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। कांस्टेंट सम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जिस भी चीज़ के अंदर आपके पास, यहाँ पे आपने क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि पहले मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। ज़्यादा प्रेफरेबल है तो आपने उसको 1 दे दिया, जो कम प्रेफरेबल है उसको आपने क्या दे दिया है, 4 दे दिया। ठीक है,
कांस्टेंट सम के अंदर क्या होता है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है, उस फिक्स नंबर के अंदर आपको काफ़ी सारी आइटम्स मिलेंगी जिसके बेसिस पे आप क्या करने वाले हैं, उसको नंबर देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जैसे वही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप अपनी फैमिली, अपनी जो टाइम है किसके पास ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आप फ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर आपने नंबर दिया कि हाँ फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आप इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। फ्रेंड्स को बाद में दे रहे हो और सोसाइटी को तो बहुत बाद में दे रहे हो, तो यहाँ पे जो नंबर के हिसाब से आपने इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट सम का मतलब क्या है, रिस्पोंडेंट क्या करेगा, एलोकेट करेगा एक फिक्स नंबर ऑफ द पॉइंट्स अमंग द सेवरल आइटम्स के साथ। मींस कि आपके पास यहाँ पे मेन फीचर पता है कि जो ऑर्डर से डिफरेंशिएट करती है, आपके पास सेवरल आइटम्स होती है, उनमें से आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अब देखो आप ये कहेंगे कि मैम इसमें भी ज़्यादा था, कहोगे नहीं कहोगे, बट यहाँ पर आपने ऑर्डर दिया है, सो सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, इन ऑर्डर के बेसिस पे एक जैसे मान लीजिए, मैं इसको और सिंप्लीफाइड करती हूँ कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी, मान लीजिए आप कोई भी आप फ्रूट्स खरीद रहे हैं या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ मैंने डिटर्जेंट का, ठीक है। डिटर्जेंट के अंदर बात की जाए, उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, फ्रेगनेंस हो गया, पैकेजिंग हो गई, क्लीनिंग पाउडर हो गया, लेदर हो गया, ये सभी चीज़ें। अब मैंने क्या किया, मुझे डिटर्जेंट को मतलब इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे डिटर्जेंट को स्केलिंग करनी है, तो मैंने क्या किया, एक मैक्स टू मैक्स मैंने कहा कि डिटर्जेंट को 100 में से नंबर देने हैं। इसके पास क्या है, 5 कंपोनेंट है, ठीक है। अब 5 कंपोनेंट में 100 में से टोटल नंबर 100 होने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि पहले नंबर पे मैंने प्राइस को कहा, प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सभी लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं इसको मैं उसको नंबर दे रही हूँ 75, ठीक है। तो हम इसकी 100 में से 75 नंबर तो यूज़ हो चुके हैं, बाकी के बचे 25 को आपको यहाँ पे क्लासीफाइड करना है। आपने कहा कि एक नंबर दूंगी इसका मैं फ्रेगनेंस के नाम पे, ठीक है, उसकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं है। दूसरा नंबर हो सकता है आपके पास पैकेजिंग के नाम से, ठीक है, यहाँ पे हो गया 10। थर्ड पॉइंट पे आ सकता है, मान लीजिए आपका यहाँ पर हो सकता है 9 हो सकता है, देन नेक्स्ट हो गया 10 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मेन बात है कांस्टेंट सम है, 100 नंबर है, 100 नंबर को क्या करना है, आपको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया कि आपने क्या किया, इनको इस तरीके से स्केलिंग किया आपने कि इस पूरा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपने क्या किया, आपने इसको नंबर्स दिए। क्लियर है, समझ में आया। नंबर कैसे दिया, जैसे जैसे आपको भाई किसी के लिए फ्रेगनेंस इंपॉर्टेंस हो सकती है, किसी के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिसने प्राइस को ज़्यादा रैंकिंग ज़्यादा नंबर दिया है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कैसे पर्सन है, वो उसकी इनकम ठीक ठाक है। अगर कोई पर्सन है क्या है फ्रेगनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो क्या करेगा, किसी अदर कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए और स्विच कर देगा, है ना। जैसे कि परफ्यूम के अंदर ले सकते हैं, परफ्यूम के अंदर जो बेला वीटा की जो परफ्यूम की है, ठीक है, या मैं अब अदर परफ्यूम के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, तो जिसको अगर ज़्यादा फ्रेगनेंस है, लाइट फ्रेगनेंस को यूज़ करना है, तो वो उस तरीके से नंबर देगा कि 100 में से मैं इसको फ्रेगरेंस को यहाँ पे देता हूँ, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उसकी लेबलिंग बहुत अच्छी है, उसका जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चर है वो उसको पर दे सकता है, ठीक है। टोटल 100 है, 100 में से आपको क्या करना है, नंबर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट सम यही है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, उस नंबर के बेसिस पे आप किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, नंबर्स पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पर्सन के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फ्रेगनेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फ्रेगनेंस के ऊपर ज़्यादा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जाता है क्याऊ शॉर्ट। क्या होता है क्याऊ शॉर्ट का मतलब, यहाँ पे अगर मैं सिंपली बताऊँ, किसी चीज़ को अरेंज करना होता है, क्या, किसी चीज़ को, आइटम्स को अरेंज करना होता है, वो भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के ऊपर। प्री डिफाइंड क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड पॉइंट होता है कि आप इसके बेसिस पे ही क्या करने वाले हैं, पूरे डाटा को क्लासिफाइड करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिफाइन अ टेक्निक वेयर द रिस्पोंडेंट शॉर्ट अ सेट ऑफ द आइटम्स इनटू द कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्या करते हो, उन सभी को क्या करते हैं, अरेंज किया जाता है, ठीक है। ऑफरली यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज़ किया जाता है, वैसे आगे आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करता है ऑन द डाटा एंड इट विल बी कंपेयर्ड बाय विद इटसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, अभी तक हमने ऊपर क्या किया, हम दूसरे को कंपेयर कर रहे थे कि आपके लिए फ्रेगनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कोका कोला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पेप्सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसको कंपेयर किया जाता है। बट यहाँ पे कंपेयर एक दूसरे से नहीं किया जाता, हम यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्डेंट है उसने जो भी रिस्पॉन्स दिया उसके रिस्पॉन्स के साथ ही उसको कंपेयर किया जाता है कि हाँ इसने रिस्पॉन्स ऐसा दिया है तो कैसे दिया, फिर उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। रैदर देन द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कंपेरेटिव मेथड ऑफ द स्केलिंग रैदर देन द एब्सोल्यूट रेटिंग स्केलिंग, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर होता है उसको कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जहाँ पर एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर तो किया जाता है बट वो उसके खुद के डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। वैसे आगे टॉपिक आएगा उसको हम इन डेप्थ में करेंगे, ओके। नेक्स्ट जाता है नॉन कंपैरेटिव स्केल। नॉन कंपैरेटिव स्केल के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं बट किसी और से नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर सिंगल आइटम्स होती है, सिंगल आइटम्स को, स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली हम क्या करते हैं, उसको स्केलिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स होता है उनको एज्यूम किया जाता है टू बी द इंटरवल एंड द रेशियो स्केलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 स्केलिंग बताए, ये 2 स्केलिंग ऐसी है जो कि आपकी क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव डाटा उसके फॉर्म में आता है, और ये 2 स्केलिंग कैसी है आपकी, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी नॉन कंपेरेटिव स्केल्स आएंगे और यहाँ पर आपका क्या है, कंपेरेटिव स्केल्स आएंगे, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, जैसे कि आपने रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स दिया, अब देखो यहाँ पे मेरा मकसद क्या था कि यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा को एक्सप्लेन करना। क्वालिटेटिव में एक्सप्लेन होता है कि आप ये पेप्सी और डाटा, ये क्वालिटेटिव में क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को इन डेप्थ में जाते हैं, क्या करते हैं, इन डेप्थ में जाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होती है। बट क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस यहाँ पर क्या किया जाता है, रैंक। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन आता है, कहते हैं यस, आपको क्वेश्चन आता है, कहते हैं नो, आपके लिए प्रोडक्ट कैसा है, बेस्ट है, आपके लिए प्रोडक्ट कैसा है, आप इसको रैंक कितना देंगे। मीन्स कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्वांटिटेटिव के अंदर, मीन्स कि नॉन कंपैरेटिव में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बट क्वालिटेटिव में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि द रिजल्टिंग डाटा होता है वो एज्यूम्ड किया जाता है, वो कैसा होता है, इंटरवल्स के बीच में होता है और रेशियो स्केल्स के अंदर होता है, ठीक है। टाइप ऑफ द नॉन कंपैरेटिव के अंदर 2 टाइप्स है। पहला क्या है, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल है, दूसरा क्या है आपके पास आइटम वाइज रेटिंग स्केल है, ठीक है। देखो क्या कहता है, कंटिन्यूस स्केलिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके 2 एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब कि एक तो बहुत ज़्यादा लो होगा और एक बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। मीन्स कि या तो आप बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, मैंने कहा कि मैंने जब ये फ़ोन खरीदा तो मैं उस चीज़ से क्या थी, बहुत ज़्यादा, खरीदने से पहले ये था कि हाँ लोगों के रिव्यू क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है और लोगों के रिव्यू क्या हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। मीन्स कि दोनों का एक डाटा का एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, अब पहले स्टेप ये हो गया, पहले स्टेप ये कहते हैं कि आपको स्केल पता होना चाहिए कि हाँ कितने से कितने तक हमें क्या करना है, रेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्स करेगा कि भाई मेरी तो यहाँ पे, मेरा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि मैं इस प्रोडक्ट को इतना लाइक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स कर दिया, उसके बाद जो रिसर्चर होता है उस डाटा को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्या होगा, मैंने मान लीजिए 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और देन उसके बाद मैं कहूँगी कि इसकी जो रेटिंग थी, इसकी रेटिंग क्या थी, 3.5 रेटिंग थी, राइट। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे फिर मुझे क्या हुआ, स्कोर प्रोवाइड हुआ। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक स्ट्रीम लेवल प्रोवाइड किया, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। उसके बाद रिस्पोंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो रिस्पॉन्ड करे। उसके बाद जो रिसर्चर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको स्केल के ऊपर क्या करे, डाटा को डिफरेंट लाइन्स के अंदर डिवाइड कर दे, कैटेगरी में डिवाइड कर दे। और उसके बाद क्या था कि हमारे पास जो स्कोर है वो प्रोवाइड हो गया। उसे बोला जाता है ये जो प्रोसेस है ना, हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ये डाटा बटे आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है कि आपका स्ट्रॉन्गली एग्री है या फिर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, तो आपको यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या होंगे, खुश होंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद के। देन आपने स्केल को आपने क्या किया, मान लीजिए जो रिस्पोंडेंट है उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर लाई करता हूँ। यहाँ पे लाई करने का मतलब क्या है, अभी देखेंगे। उसने क्या किया, 0 से लेकर 10 तक उसमें नंबर प्लॉट कर दिया। यहाँ पे लाई करने का मतलब है कि वो 6 पॉइंट पे आता है, मीन्स कि प्रोडक्ट से डिसएग्री तो नहीं है, एवरेज से वो क्या है, थोड़ा सा अबोव है, राइट। समझ पा रहे हैं? तो ये प्लॉट ऐसे भी हो सकते हैं, डिसएग्री यहाँ हो सकता है और
स्ट्रांगली एग्री यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ स्ट्रीम लेवल होगी। यहाँ पे एक प्रोसेस है ये जो मैंने आपको बताया, ये फॉलो की जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो इसे बोलिए कंटिन्यूस चलती रहती है कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट पॉइंट पे। आइटम वाइज रेटिंग स्केल क्या होती है? आइटम वाइज रेटिंग स्केल होती है मीन्स कि आप उन स्केलिंग को आप ग्राफिकल वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप आइटम वेरिएबल्स वर्बल के फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में। मीन्स कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर आप किसी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप क्या होगे, स्माइली पास करेंगे, ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है, खरीद लिया, ओके मेरी ज़रूरत थी, मैंने इसको यूज़ कर लिया, ये हो गया यहाँ पे। अनफेवरेबल दैट मीन्स आप उस चीज़ से टोटली क्या है डिसएग्री करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जब आप कंप्लीटली वर्बल के अंदर क्या होगा, या तो सेटिस्फाइड होगा या नॉर्मल यहाँ पे है, ठीक है, आप एक बिल्कुल डिससेटिस्फाइड होंगे, राइट। और न्यूमेरिक में क्या होगा, आपने क्या कर दिया, एक रेटिंग पॉइंट दे दिया कि यहाँ पे 0 है, 0 से पॉजिटिव पॉइंट की ओर गए तो आप मतलब कि आप क्या है एग्री हैं, 0 से नेगेटिव पॉइंट की ओर गए आप मतलब टोटली डिसएग्री हैं, ठीक है। तो नंबर को आइटम के हिसाब से क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्री डिटरमाइन आपके पास ऑप्शंस होता है कि यहाँ पे इनको हम कैसे कैसे करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है लिंकड स्केल। आइटम वाइज के अंदर आपके 3 पॉइंट आ जाते हैं। लिंकड स्केल आता है, वो क्या, उसने पता है कुछ नहीं कहा, उसने रेटिंग स्केल, उसे हम रेटिंग स्केल भी कहते हैं, उसने कहा है कि इस पूरे डाटा को हमने क्या करने वाले हैं, इस पूरे डाटा को हम एटीट्यूड के बेसिस पे हम डिवाइड करने वाले, और उस एटीट्यूड को भी आपने क्या किया है 5 लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया, उससे ज़्यादा नहीं किया, दैट्स इट। लिंकड स्केल कैसा है, एक कॉमन रेटिंग स्केल है जहां पर मेजर किया जाता है डाटास को ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड एंड ओपिनियन बाय आस्किंग द रिस्पोंडेंट टू इंडिकेट्स देयर लेवल ऑफ द एग्रीमेंट एंड द डिसएग्रीमेंट। मीन्स कि आप किसी चीज़ से एग्री हैं या नहीं है, उसने बस ये 5 लेवल की स्केल दी है। अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं तो 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, स्ट्रांगली एग्री हैं तो 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, एटीट्यूड है, यहाँ पर 5 रिस्पॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चनरी जो लिस्ट होती है वो ऑलरेडी सेट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेटिंग है डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या कहता है आपका, ये कहते हैं कि यहाँ पर ना स्केलिंग तो की है, बट स्केलिंग करने के लिए आपने 7 पॉइंट्स रखे हैं, 7 पॉइंटिंग स्केल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर बायपोलर लेबल है। बायपोलर लेबल का मतलब क्या है, एक तरफ तो क्या है रख दिया, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पे आइटम रखा है कि चीज़ें क्या हो सकती है आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। कोई भी आइटम से मान लीजिए मेरे लिए जो परफ्यूम मैंने बोला मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मेरे लिए जो पेन है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एक होती है यूज़लेस होती है, ठीक है। इनके बीच में बेटे यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, इनके बीच में आपको क्या करना है, रेटिंग करनी है, ठीक है। अब टोटल रेटिंग देखना, आप इन सब के अंदर 7 मिलेंगे, तो 7 पॉइंटिंग रेटिंग स्केल आपका क्या है, डिफरेंशियल रेटिंग स्केल कहता है। यहाँ पर बायपोलर लेबल होता है विद 2 एडजेक्टिव्स के बारे में। यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स होते हैं, 2 पोलर होते हैं, इनके बीच में आपको रेटिंग करनी होती है, दैट सिंपल, सो सिंपल, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस एग्जाम्पल को आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव है या फिर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, कोई भी चीज़ आपके लिए ठंडी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है, अच्छी है बुरी हो सकती है, लाइक है या आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। यहाँ पे 7 पॉइंट्स के अंदर आपको मेजर करना है। स्टेपल स्केल के अंदर क्या होता है, अभी तक देखो सबके अंदर क्या था, 0 की वैल्यू थी, यहाँ पे कहते हैं 0 भी लेना है, 0 भी लेना है, 0 भी लेना है ना। स्टेपल के अंदर स्केलिंग तो हो रही है, बट यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आपका नहीं होते, या तो आप पॉजिटिव में ही होंगे या आप नेगेटिव में ही होंगे, उसके अलावा आप नहीं हो सकते। कहते हैं कि मेजर द पीपल ओपिनियन और एटीट्यूड अबाउट द समथिंग। किसी भी चीज़ के ऊपर आप ओपिनियन या फिर एटीट्यूड को मेजर कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो 1 पॉइंट में हो। ये इसलिए कहते हैं कि ये यूनिपोलर रेटिंग स्केल होती है, ठीक है। यहाँ पे रेंज दिया जाता है नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। देखो ये पॉइंट स्केल नजर आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर बीच में आ रहा है ना तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ओके रिपोर्ट है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है क्या, बहुत और उससे ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर इससे कम हो रहा है तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। मीन्स कि आपके स्केल करने का है तो पैटर्न वही, सब डिफरेंट पर्सन्स ने, किसी ने 5 दे दिया, किसी ने 7 दे दिया, किसी ने 0 को नहीं माना है, ठीक है। ऊपर क्या डिस्कस किया था हमने, लिंकड हो गया। आइटम वाइज रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप इन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिक के फॉर्म से, वर्बल्स के फॉर्म से और न्यूमेरिकल के फॉर्म से, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है कि आपको 4 स्टेप याद करने, पहले आपका करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट को सेट करेंगे, रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स करेगा, फिर जो रिसर्चर है उसके अंदर डिवाइड करेगा उस पर्टिकुलर लाइन को, देन उसके बाद क्या होगा, प्रोवाइड करेंगे हम अपने स्कोर को कि हाँ रिसर्चर कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
चैप्टर हो गया बिल्कुल फिनिश। आई होप ये जो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। क्विक रिव्यू है ये आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। कंपेरेटिव में बेटे क्या होता है कि आप दो आइटम्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए पेड कंपैरिजन में क्या होता है कि 2 आइटम्स को कंपेयर किया जाता है, एक को हम चूज़ करते हैं। रैंकिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर आइटम्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप रैंक करते हैं। कांस्टेंट सब में क्या होता है कि आपको 100 नंबर दिए, उसमें से आप एक ही आइटम में से आपको काफ़ी सारी वैराइटीज नजर आएंगी, उन पॉइंट्स को हम क्या करना है, आइटम बेस के ऊपर क्या करना है, अपनी इंपॉर्टेंस के ऊपर, कि आप ज़्यादा प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, कन्वीनियंस के ऊपर फोकस करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर फोकस करते हैं, फ्रेगनेंस से इंपॉर्टेंट रखते हैं, कैसी है, ठीक है। क्याउ शॉर्ट के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डाटा को क्लासीफाइड कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। नॉन कंपैरेटिव में आपके पास 2 पॉइंट थे, उसके बाद उसके अंदर ही पॉइंट लिखे थे लिंकर्ट और सिमेंटिक एंड स्टैपल, ठीक है। चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। उम्मीद करेंगे चैप्टर वैसे सिंपल था, थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको समझने में आप अगर इस वीडियो को 2 बार देखेंगे 3 बार देखेंगे इजीली समझ में आएगा, ठीक है। वैसे एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इसके लिए पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए पे करना होगा। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको गाइडलाइंस कर देंगे कैसे आप इन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, राइट।